Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on Daily News Review. बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में और सबसे पहले चर्चा करेंगे हम एक्सपोजिंग इंडियाज फाइनेंशियल मार्केट टू द वल्चर। दैट मीन्स हम यहाँ पर बात करने वाले हैं जेपी मॉर्गन ने जो अनाउंस किया है कि वो इंक्लूड करेगा इंडियन लोकल करेंसी गवर्नमेंट बॉन्ड्स को इन द गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स इमर्जिंग मार्केट विच इज़ द GBIEM ग्लोबल इंडेक्स सूट, जो कि आने वाले जून 2024 से हमें देखने के लिए मिलेगा। चलिए, पूरी कहानी समझने के पहले आपको ये दो चीज़ें पता होनी चाहिए, विच इज़ दी GBIEM आखिर यहाँ पर क्या होता है और ये LCBGs क्या होते हैं। देखिए, जब भी हम जेबी मॉर्गन GBIEM की बात करते हैं तो इसको यूजुअली फॉलो किया जाता है एक इन्फ्लुएंशियल बेंचमार्क इंडेक्स का, जो कि ट्रैक करता है जो भी लोकल करेंसी होती हैं, जो लोकल डिनोमिनेशन होते हैं, सोवरेन बॉन्ड्स होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को। और इसको यूजुअली एक इमर्जिंग मार्केट कंट्रीज़ के द्वारा इशू किया जाता है। इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि ये जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको एक कहीं ना कहीं एक व्यू प्रोवाइड करे, एक फिक्स्ड इनकम मार्केट, एक इमर्जिंग इकोनॉमी के बारे में एक हाईलाइट प्रोवाइड करने की कोशिश करें। इसके अंदर जितने भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं जिन्हें अलग अलग इमर्जिंग मार्केट कंट्रीज़ के द्वारा रिलीज़ किया जाता है, उन सभी को शामिल किया जाता है। सिग्निफिकेंस क्यों हो जाता है? क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्टिव करता है, इकोनॉमी की स्टेबिलिटी को बताने की बात करता है, साथ ही एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है अलग अलग सेक्टर के, जैसे कॉरपोरेट सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, उन सभी के बारे में बताता है। साथ ही आपकी करेंसी को कितना अप्रिसिएशन दिया जा रहा है, कितनी करेंसी स्टेबल है, क्या एक्सचेंज रेट्स हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, किस प्रकार का मार्केट का जो डेवलपमेंट हो रहा है, क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल इनफ्लो है, शॉर्ट टर्म कैपिटल इनफ्लो है, क्या इनोवेशन हो रहा है फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में, इन सभी को बताने का काम पर्टिकुलर इंडेक्स के अंतर्गत किया जाता है। अब चलिए हम थोड़ा सा आर्टिकल पे समझते हैं। एक क्रिटिसिज्म बेस्ड आर्टिकल यहाँ पर लिखा गया है। देखिए, यहाँ पर ब्लूमबर्ग जिसने फॉलो किया था इट सूट्स जनवरी 2024 बाय प्रपोजिंग द एडिशन ऑफ इंडियाज फुली एक्सेसिबल रूट बॉन्ड टू द ब्लूमबर्ग इमर्जिंग मार्केट लोकल करेंसी इंडेक्स, जो कि यहाँ पर 2024 से इफेक्ट में आ जाएगा। इसी के साथ अगर हम FTSE रसेल की बात करें तो इन्होंने भी रिटेन किया है कि इंडिया की जो करेंसी है, जो लिस्ट है, इसे वॉच लिस्ट में रखा जाएगा ताकि आगे आने वाले समय में गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट में इनका इंक्लूजन किया जा सके। चलिए, अगर हम थोड़ी सी प्रोसेस के बारे में बात करते हैं तो इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड को ग्लोबल इंडाइसेस बनाने की शुरुआत 2019 के आसपास हमें देखने मिली थी। वहीं 2020 के आसपास एक सेगमेंट है गवर्नमेंट बॉन्ड्स का, ये यहाँ पर ऑफिशियल हो गया, एक्सेसिबल हो गया जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ FAR। कुछ डिले यहाँ पर हमें देखने मिला कैपिटल गेन्स में, बट रिसेंटली जो भी यहाँ पर JP मॉर्गन और ब्लूमबर्ग इंडाइसेस ने यहाँ पर जो मूव लिया है, उन्होंने कहीं ना कहीं ये बता दिया कि इंडिया का जो इंक्लूजन है, इंडियन मार्केट का जो इंक्लूजन है, जो हमारे गवर्नमेंट के और कोऑपरेटिव बॉन्ड है, उनकी एक वैल्यू आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और यहीं पर एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हमें समझनी होगी कि कहीं ना कहीं हमारा जो पूरा उद्देश्य है, जो हम रुपी को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है। अगर हम इंटर डिपार्टमेंटल ग्रुप ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की आउटलाइन के हिसाब से बात करें तो यहाँ पर लगातार कोशिश की जा रही थी कि जो इंडियन करेंसी है, इसको इंटरनेशनल मार्केट में हमें लेकर आना है। ये रिपोर्ट यहाँ पर हाईलाइट करती है कि एक कहीं ना कहीं जो हमारी डिपेंडेंसी है ऑन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन फॉर द पब्लिक फाइनेंस, वो यहाँ पर कम हो जाएगी, हमें इंटरनेशनल रिसोर्सेज यहाँ पर मिल जाएंगे, एक ग्रेटर स्टेबिलिटी हमारी इकोनॉमी को मिल सकती है, हम फंड्स को यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं। साथ ही अलग अलग इंडाइसेस को अगर हम कंपेयर करें, पोर्टफोलियो इनफ्लो यहाँ पर देखें, सारे कॉन्टेक्स्ट में जो इंडियन करेंसी है उसका स्ट्रॉन्ग होना अपने आप में सभी के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। वहीं इसके साथ ही जहाँ इसके बेनिफिट बताए गए, वहीं इसके कुछ पोटेंशियल रिस्क भी बनाए गए। दैट मीन्स यहाँ पर एक कहीं ना कहीं आउटवेट हमें देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ पर यह भी बात की जा रही है कि एक लोकल बॉन्ड मार्केट कहीं ना कहीं फैसिलिटेट कर सकता है फाइनेंसिंग ऑफ द करंट अकाउंट एंड फिस्कल डेफिसिट, जिसकी वजह से हमारी जो कॉस्ट है पब्लिक बोरोइंग की, वो रिड्यूस हो जाएगी। और एक जो
रिलीव है बैलेंस शीट लोकल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, वो भी हमें देखने के लिए मिल सकता है। साथ ही एक कहीं ना कहीं जो हमारा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ जाएगा। अब जब हम ओपनिंग कर रहे हैं लोकल बॉन्ड मार्केट की मेन स्ट्रीम, जब हम इन्हें यहाँ पर करने की बात कर रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए, तो कहीं ना कहीं वी आर एड्रेसिंग दी ओरिजिनल सिन प्रॉब्लम जिसको इमर्जिंग इकोनॉमीज फेस करती हैं। ये प्रॉब्लम यहाँ पर बात करती है कि हमारी, इस प्रॉब्लम को हम इस तरीके से भी रेफर कर सकते हैं कि एक इनेबिलिटी है टू बोरो इंटरनेशनली इन देयर ओन करेंसी, एक्सपोजिंग दैम टू द एक्सचेंज रेट रिस्क when external debt is denominated in the reserve currency. So by opening such bond markets and borrowing in local currency, emerging economies can transfer the exchange rate risk onto the international leaders, which is one of the consequences जो यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं। एडिशनली अगर हम बात करें कि ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये डोमेस्टिक जुरिस्डिक्शन के अंदर फॉल करते हैं, सो ऐसे में जो लेंडर्स हैं ये एक एडेड डिफॉल्ट रिस्क फेस कर सकते हैं और साथ ही फ्यूचर कंपनसेशन के लिए इनको नेसेसिटाइज किया जा सकता है। अब देखिए, जब हमने बात करी है कि भाई हमें लोकल करेंसी बॉन्ड्स को मार्केट में लाना है, तो कोई भी इन्वेस्टर क्यों इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट करेगा? तभी जब आप यहाँ पर हायर रिटर्न दे रहे होंगे देन द फॉरेक्स बॉन्ड इशूड अंडर द फॉरेन जुरिस्डिक्शन। सो यहाँ पर एक और चीज़ हमें देखनी होगी कि किस तरीके से कैपिटल गेन चलेगा, क्या इंटरेस्ट रेट हमें देखने के लिए मिल जाएगी। ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर समझना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक बहुत बड़ा लेसन है जिसे मलेशिया और टर्की से लेना ज़रूरी है, 1997 के एशियन क्राइसिस। देखिए, मलेशिया ने एक्सपीरियंस किया था 1997 में एशियन क्राइसिस, जो कि एक सीवियर इशू यहाँ पर देखने मिला था। वहीं सिंगापुर ने यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था जब कंट्री के इकोनॉमिक चैलेंजेस को फेस करना था। वहीं अगर हम टर्की की बात करें तो 2022 में टर्की ऑल्सो फेस्ड ऑफशोर लीरा मार्केट इन लंदन, जो कि अपने आप में एक सोर्स ऑफ स्पेकुलेशन बन गया था टर्किश करेंसी के अगेंस्ट। ऐसे में दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें देखना होगा कि किस तरीके से हमारी जो करेंसी है इसका इंट्रोड्यूस होने का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में, विच इज़ रिलेटेड विद द पेटीएम। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डायरेक्ट किया है पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड को कि वो हॉल्ट कर ले अपने सारे नए बिजनेस ट्रांजैक्शन को बाय 29 फरवरी, और यहाँ पर जितने भी अभी एग्जिस्टिंग ट्रांजैक्शन हैं उनको भी सेटल कर दिया जाए बाय द मार्च 15। ये एक्शन यहाँ पर लिया गया है। एक सिग्निफिकेंट इरेगुलरिटीज़ देखने मिली थी कि बार बार यहाँ पर आरबीआई के द्वारा इंस्ट्रक्ट किया जा रहा था कि आपके जो नो योर कस्टमर नॉर्म्स हैं, केवाईसी हैं, उसको कंप्लीट करिए, उसको रेगुलर कीजिए, लेकिन बार बार यहाँ पर पेटीएम के द्वारा इसे इग्नोर किया जा रहा था। अब नॉन कंप्लायंस की वजह से क्या हो गया, कस्टमर, डिपॉजिटर, वॉलेट होल्डर्स को एक सीरियस रिस्क यहाँ पर देखने के लिए मिल गया। आरबीआई ने सुपरवाइज किया कि भाई हम एक्सटर्नल ऑडिट यहाँ पर बैठा रहे हैं, और जैसे ही एक्सटर्नल ऑडिट यहाँ पर बैठा तो केवाईसीज में बहुत सारी शॉर्ट कमिंग देखने के लिए मिली। बहुत सारी जगह केवाईसी की डिटेल ही गायब थी। वहीं पैन कार्ड वैलिडेशन फेलियर देखने मिला बहुत सारे अकाउंट में। ऐसे भी इंस्टेंस है जहां पर सिंगल पैन कार्ड को मल्टीपल कस्टमर्स के साथ यहां पर रजिस्टर्ड किया हुआ है। इसी तरीके से कुछ केसेस में यहाँ तक की सिचुएशन देखने मिली कि एक ही पैन कार्ड 100 से भी ज़्यादा कस्टमर्स की आईडी पर एसोसिएट है, इनफैक्ट मोर देन 1000 कस्टमर ऑल्सो। ऐसे में कंसर्न आ जाता है बैंकिंग कंप्लायंसेस को लेकर और जितनी रेगुलरिटीज़ हैं उनको लेकर। यहाँ पर अब जो सबसे बड़ा आरबीआई का चिंता का विषय बना, विच इज़ दी मनी लॉन्ड्रिंग और ट्रांजैक्शन लिमिट वायलेशन। देखिए, पीपीएलबीज की जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जो यहाँ पर फाउंड की गई, इसमें एक चीज़ आपको समझनी होगी। अगर आपको पीपीएलबी नहीं पता तो वी आर टॉकिंग अबाउट द पेमेंट पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड, विच इज़ द पीपीएलबी। ओके, सो वेन एवर आई एम एड्रेसिंग पीपीएलबी आप अंडरस्टैंड कर लेंगे। सो पीपीएलबी को यहाँ पर देखा गया कि इसके अंदर जितने भी ट्रांजेक्शन किए जा रहे हैं दे आर अमाउंटिंग टू करोर्स ऑफ रुपीज़, लैक्स ऑफ रुपीज़, जो कि रेगुलेशन जो थे, जो लिमिट यहाँ पर दी गई थी प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट मिनिमल केवाईसी रिक्वायरमेंट के अंतर्गत, उससे कई गुना ज़्यादा है। इसकी वजह से
क्वेश्चन मार्क आ गया कि हमारे यहाँ शायद कोई मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़ चल रही हैं। और इसी के साथ आप देखिए एक ही पैन कार्ड मल्टीपल अकाउंट्स के साथ रजिस्टर्ड है। इसमें भी अपने आप में एक चीज़ सामने समझ में आ रही है कि हाँ, इशू कहीं ना कहीं होगा। एक अनयूजुअल हाई नंबर ऑफ डॉर्मेट अकाउंट्स आपको देखने के लिए मिले, जहाँ पर म्यूल अकाउंट्स का इस्तेमाल किया गया ताकि फैसिलिटेशन किया जा सके ट्रांजैक्शन का। साथ ही यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क आ गया है। और इसी के साथ लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज़ ने अक्रॉस द कंट्री नंबर्स ऑफ अकाउंट्स को यहाँ पर फ्रीज कर दिया है, नंबर ऑफ अकाउंट्स वॉलेट्स को यहाँ पर होल्ड कर दिया है। और इसी के साथ डिजिटल फ्रॉड की भी संभावना यहाँ पर लगाई जा रही है। दूसरी अगर हम बात करें तो जो आर्म लेंथ पॉलिसी है उसके साथ भी नॉन कंप्लाइंस हमें देखने के लिए मिल रहा है। पेटीएम को यहाँ पर अक्यूज किया गया है कि जो ही आर्म लेंथ पॉलिसी है आरबीआई की प्रमोटर ग्रुप्स की, उसको भी यहाँ पर फॉलो नहीं किया जा रहा है। वहीं इसकी जो डिपेंडेंसी है ऑन द आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, जो कि पेटीएम की पेरेंट कंपनी है, ये यहाँ पर एब्सोल्यूट राइट लेती है। यहाँ पर डेटा प्राइवेसी को लेकर भी इशू है, पूरे की पूरे जितना इंफॉर्मेशन है वो इनके पास चला जाता है, विच इज ऑल्सो इन डाउट। सो ये सारी चीजें आपको समझना होगी कि इस समय पेटीएम में सबसे बड़ा इशू देखने के लिए मिल रहा है। देखिए हमने यहाँ पर एक शब्द के बारे में जिक्र किया कि विच इज दी मनी लॉन्ड्रिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग बेसिकली एक प्रोसेस है जहाँ पर जो ओरिजिन होता है इलीगल ऑप्टेंड मनी का, उसको डिफरेंट डिफरेंट मींस के थ्रू ट्रांसफ़र किया जाता है, जिसमें बैंक अकाउंट होते हैं या लेजिटिमेट बिजनेस होते हैं। और यहाँ पर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करने के लिए इस तरीके की स्ट्रैटेजीज होती हैं। अगर हम स्टेजेस की बात करें मनी लॉन्ड्रिंग की, तो इनिशियल स्टेज में डर्टी मनी को इंट्रोड्यूस किया जाता है फाइनेंशियल सिस्टम में। दूसरा अगर हम बात करें तो यहाँ पर इलिसिट प्रोसेड के साथ कुछ ऐसी कॉम्प्लेक्स लेयर्स तैयार की जाती हैं कि जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है ये ओरिजिनल की तरह दिखाई दे, और बाद में इस मनी को, ब्लैक मनी को, वाइट मनी की तरह इंट्रोड्यूस करके यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में, विच इज़ दी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक है, समझिए क्या है मीनिंग और नंबर्स के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। 25 करोड़ इंडियंस हैव बीन रेज फ्रॉम पॉवर्टी सिंस 2013 एंड 14। और ये बात बोली है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ने, जो कि यूज़ करता है डिफरेंट इंडिकेटर्स को, जिसके 3 मेन पिलर्स हमें देखने मिलते हैं, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। देखिए फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने हमारे इंटरिम बजट स्पीच में ये बात बोली थी कि 25 करोड़ इंडियंस यहाँ पर पॉवर्टी से बाहर आ चुके हैं, और सबका साथ सबका विकास अप्रोच यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलती है। ये क्लेम यहाँ पर किया गया था, जो एक डिस्कशन पेपर यहाँ पर टाइटल किया गया था मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005 एंड 6, जिसे नीति आयोग ने यहाँ पर पब्लिश किया था। इस पेपर की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसे को ऑथर किया गया है बाय रमेश चंद एंड योगेश सूरी, जो कि नीति आयोग में आपको देखने मिलेंगे। वहीं टेक्निकल इनपुट हमें यहाँ पर यूएनडीपी और ओपीएचआई से देखने मिला है। और इसके थ्रू एक बात समझ में आई है कि जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है इंडिया में, वो डिक्लाइन हो गई है 29.17% से 11.28%, और लगभग जो 24.82 करोड़ लोग हैं ये पॉवर्टी की लाइन से बाहर आए हैं। ऐसे में स्टेट लेवल पर अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग पॉवर्टी से बाहर हमें देखने के लिए मिले हैं। तो एक सवाल आ जाता है कि आखिर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स होता क्या है। तो देखिए ये एक इंडेक्स है जहाँ पर स्टडी की जाती है 10 इंडिकेटर्स, जो कि 3 मेजर इंडिकेटर्स के अंदर आते हैं, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और इसको ध्यान में रखते हुए अलग अलग डायमेंशंस में इसका इंट्रोडक्शन किया जाता है। हेल्थ डायमेंशन में अगर हम बात करें तो न्यूट्रिशन होता है, चाइल्ड और एडोसेंट मोर्टेलिटी इंडिकेटर होता है। एजुकेशन डायमेंशन में हम बात करें तो ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड ईयर्स ऑफ स्कूल अटेंडेंस की बात होती है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करें तो इसके अंदर आपका घर कैसा है, कच्चा मकान है, पक्का मकान है, हाउस होल्ड असेट क्या है, खाना कुकिंग फ्यूल का किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या कंडे पे खाना बन रहा है या फिर आपके पास गैस है, सैनिटेशन किस तरीके का है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी क्या है, क्या आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जाती हैं। ओके, इंडिया में अगर हम बात करें तो ये तो हो गया मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इंडिया में यहाँ पर 2 चीज़ों को और काउंट किया जाता है नेशनल लेवल को ध्यान में रखते हुए।
विच इज़ दी मैटरनल हेल्थ कैसी है, और बैंक अकाउंट है आपके पास या नहीं है, ये नेशन की प्रायोरिटी है। अब क्या मेथड है, हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, तो समझिए सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन किया जाता है एमपीआई पुअर का, कि कोई भी व्यक्ति अगर 1/3 या इसमें से जितने भी इंडेक्सेस की बात की जा रही है उसमें से 10 वेट इंडिकेटर से कम है तो उसको पुअर कैटेगरी में रखा जाता है। यहाँ पर 3 सेपरेट कैलकुलेशंस रखे गए हैं। पहला तो इंसिडेंस ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, जिसको एच कैटेगरी में रखा जाता है। इसके अंदर प्रपोर्शन ऑफ मल्टी डायमेंशनली पुअर पॉपुलेशन को काउंट किया जाता है। इसके अंदर जितना भी, इसमें एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि हाउ मैनी आर पुअर, सीधी सी बात। दूसरा आ जाता है ए, यहाँ पर बात की जाती है हाउ पुअर आर दे, मतलब पुअर है, सपोज आपको पता चल गया कितने पुअर हैं, तो ये आपने बता दिया कि भाई इतने पुअर हैं। दूसरी बात आ जाएगी कि हाउ पुअर आर दे, तो टेक्निकली ये रिप्रेजेंट करता है जो एवरेज प्रपोर्शन है डेप्रीवेशन का, जिसको एक्सपीरियंस किया जा रहा है मल्टी डायमेंशनली पुअर इंडिविजुअल के द्वारा। इसके अंदर क्या किया जाता है, जो सम है वेटेड डिप्रीवेशन सेक्टर का ऑल पुअर इंडिविजुअल्स, उसको डिवाइड कर दिया जाता है विद द टोटल नंबर ऑफ पुअर इंडिविजुअल। थर्ड आ जाता है कैलकुलेशन ऑफ एमपीआई, तो दैट मीन्स हम इसको इस तरीके से बात करते हैं, एमपीआई को ऑब्टेन किया जाता है बाय मल्टीप्लाइंग द इंडाइसेस ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी विच इज द एच एंड इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी विच इज द ए। तो ए रिप्रेजेंट करता है कितने ज़्यादा पुअर है और यहाँ पर आ जाता है कितने पुअर है। सो मैथमेटिकली अगर हम बोले तो एमपीआई स्टैंड करता है एच इंटू ए, दिस इज द ट्रू फैक्टर। ओके, चलिए, तो सिर्फ इतनी सी चीज़ थी जो आपको यहाँ पर समझनी थी, जो थोड़ी सी महत्वपूर्ण हो जाती है आपके एग्जाम के लिए। बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में। तो पायरेट ऑफ द अरेबियन सी, देयर क्राइम्स एंड हाउ मैरीटाइम फोर्सेस रिस्पॉन्ड टू इट। बहुत अच्छा सा एक एक्सप्लेन आर्टिकल हमारे पास है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, मैरीटाइम पायरेसी जो कि अपने आप में एक एज ओल्ड इशू है, ये परसिस्ट कर रहा है अलग अलग रीजन्स में, और रिसेंटली पायरेसी इंसिडेंट्स जो हैं वो हमें देखने मिले हैं वाटर ऑफ द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, गल्फ ऑफ एडन, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, बांग्लादेश एंड स्ट्रेट ऑफ मलक्का में। अब देखिए, सारी कहानी समझने के पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझिए कि आखिर क्या कंडीशन है कि मैरीटाइम पायरेसी होती है। तो पहली चीज़ तो जो हमारी सीज़ हैं ये कहीं ना कहीं इफेक्टिव लॉ इन्फोर्मेंस और सर्वेलेंस से दूर है। दूसरी अगर हम बात करें, शिपिंग ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे एरियाज़ जहाँ पर शिपिंग रूट कन्वर्ज है, स्लो डाउन है, ऐसे में आप देखेंगे तो एक स्टेशनरी ऑफ सेफ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तीसरा, पुअर गवर्नेंस आपको देखने मिल जाएगा, टर्मोइल देखने मिल जाएगा नियर बाय लैंड एरियाज़ में, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, और इसी के कारण बाय डिफ़ॉल्ट क्राइम्स भी बढ़ जाते हैं। साथ ही जो भी लीगल ज्यूरिसडिक्शन है लीगल वाटर्स का, ये अपने आप में बहुत डिफ़िकल्ट है। इंटरनेशनल वाटर्स की बात करें, स्ट्रेट्स की बात करें, आर्किपेलागोस वाटर की बात करें, तो ज्यूरिसडिक्शन मल्टीपल कंट्रीज़ के पास है, और ऐसे में आप देखिए पायरेसी बढ़ जाती है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं मैरीटाइम पायरेसी की, तो एक और सवाल हम सभी के जहन में आता है कि आखिर पायरेसी है क्या। तो देखिए, ये जो टर्म है पायरेसी, इसके अंदर वाइड रेंज ऑफ क्राइम्स को इंक्लूड किया जाता है, जिसके अंदर पेटी थेफ्ट, जो शिप आर्म्ड रॉबरी या हाईजैकिंग जैसी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। हाईजैकिंग फॉर रैंसम पर्टिकुलरली एक इंड्यूस पैनिक क्रिएट कर सकता है मैरीटाइम बिजनेस में, इसकी वजह से आप देखेंगे हाई रिस्क एरियाज़ हो जाते हैं, मैरीटाइम इंश्योरेंस जैसे प्रीमियम, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बढ़ जाती हैं। जो सेफ्टी है शिप्स की, सीफेरर्स की, वो यहाँ पर जेप्रोडाइज हो जाती है, और पूरा का पूरा जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो इसकी वजह से प्रॉब्लम में आ जाता है। ऐसे में अगर हम बात करें कि टैकल किस तरीके से करना है क्राइम ऑफ पायरेसी को, तो देखिए इसके रूट कॉज को समझना ज़रूरी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो रूट कॉज आज तक समझ में आया है वो है इनस्टेबिलिटी या मिस गवर्नेंस ऑन द लैंड, जिसकी वजह से पॉवर्टी बनती है, अनएम्प्लॉयमेंट होता है, और आप देखेंगे इंटरनेशनल डिप्लोमेसी अगर आपके ऊपर नीचे हो जाती है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राइम्स बढ़ जाते हैं।
ऐसे में मैरीटाइम फोर्सेस जो कि वर्ल्ड वाइड यहाँ पर काम कर रही हैं वो बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती हैं ताकि कंटेनिंग स्टेबलाइजेशन यहाँ पर किया जा सके और जितना भी डिसरप्शन हो रहा है मर्केंटाइल पीस में, ग्लोबल इकोनॉमीज़ में, उसको यहाँ पर प्रिवेंट किया जा सके। ऐसे में आप सभी को याद है अभी रिसेंटली इंडियन नेवीज़ मार्कोस ने भी एक इस तरीके के इंसिडेंट को रोका था। वहीं अगर हम इंडियन नेवी की बात करें तो उनके लिए सबसे प्रोएक्टिव जो पायरेसी के एरियाज़ हैं वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका और गल्फ ऑफ एडन में हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए इंडिया लेकर आया था एंटी पायरेसी पेट्रोल 2008 में, जो कि आज की डेट तक कंटिन्यू है। हमारी नेवी की अगर हम बात करें तो ये लगातार इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं और बहुत बड़ा इंडियन नेवी का कंट्रीब्यूशन हमें देखने मिलता है जब एंटी पायरेसी या हाईजैकिंग हुई शिप्स को छुड़ाने की बात आती है। और इसके लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सोमाली पायरेसी 2009 एंड 12 की। सो करना क्या है, देखिए सबसे पहले ऐसे एरियाज को आइडेंटिफाई करना है जहां पर पायरेसी होती है। पायरेट्स की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा आप देखेंगे ऑफ कोर्स ऑफ सोमालिया, गल्फ ऑफ ईडन, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलते हैं। वहीं अगर हम बात करें सो इनको ही दे आर नॉट ग्लैमरस फिगर लाइक दोज डिपिक्टेड इन द पायरेट्स ऑफ कैरेबियन बट रादर इंडिविजुअली ड्रिवन एक्सट्रीम पॉवर्टी इन क्षेत्रों में हमें देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर डिस्ट्रेस इंडिविजुअल ज़्यादातर देखने मिलते हैं जहाँ पर ये आप देखेंगे अपने प्रॉफिट के लिए क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ऐसे में अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा रिस्क इन क्षेत्रों में हमें देखने के लिए मिलता है। सो मोडस ऑपरेंडी क्या है, पायरेट आइडेंटिफाई करता है कि लोन शिप कौन सी है, प्रेफरेबली जो स्लो मूविंग होती हैं लो फ्री बोट के साथ। दूसरा स्किफ यहाँ पर किया जाता है स्मॉल और लो, ये दे डू नॉट अपीयर ऑन द रडार ऑन द टारगेट शिप और इसी की वजह से आप देखिए ये आसानी से देख लिए जाते हैं। स्किफ यहाँ पर अप्रोच करता है हाई स्पीड से और एक्सप्लॉइट कर देता है जो टिपिकली मर्चेंट वेसल होता है 12 से 15 नॉट की स्पीड से जो चलता है उसको। फिर अचानक से पायरेट्स बोर्ड कर जाते हैं टारगेट शिप पे ग्रैम्पल्स लेकर, लेडर्स लेकर, आर्म्स लेकर, स्मॉल आर्म्स लेकर। इन सम केसेस तो हम यहाँ तक भी देखते हैं कि रॉकेट लॉन्चर्स तक होते हैं। फिर ये स्मॉल अनआर्म्ड क्रू जो मर्चेंट शिप्स में होते हैं इनको इंटिमिडेट किया जाता है, ओवर पावर कर दिया जाता है पायरेट्स के द्वारा और पूरा कंट्रोल अपने पास ले लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रैंसम यहाँ पर मांगा जाता है कि भाई हम शिप को तब रिलीज करेंगे कार्गो या क्रू को जब हमारे लिए एक रैंसम दे दिया जाएगा ताकि एक लीगल कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। जो क्रू है वो यहाँ पर डिस्ट्रेस हो जाता है और ऐसे में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक जो ओवरऑल इम्पैक्ट है वो सारे फैक्टर्स में देखने के लिए मिलता है। सो पॉइंट इज़ दैट क्या की कंपोनेंट्स होना चाहिए एंटी पायरेसी रिस्पॉन्स के अंदर, तो उसके अंदर सबसे पहला और ज़रूरी चीज़ है कि विजिबल प्रेजेंस हो। हमारी जो नेवी है, जो हमारे मैरीटाइम वेसल्स हैं उनकी एक प्रेजेंस हो, सर्विलेंस को बढ़ाया जाए, ठीक है, आइडेंटिफाई किया जा सके सस्पेक्ट वेसल्स को, वार्निंग यहाँ पर इशू करी जाए अगर इस तरीके की कोई सस्पेक्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है। एस्कॉर्ट सर्विसेज हमारे पास बहुत हाई होनी चाहिए। साथ ही जितना भी कोऑर्डिनेशन है कंट्रीज़ के बीच में वो कम्युनिकेशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो हमें इंटरनेशनल वाटर्स को पायरेसी के सेक्टर में कोऑर्डिनेटली यहाँ पर मैनेज करना होगा, तभी जाके इस सिचुएशन से यहाँ पर बाहर निकला जाएगा। साथ ही अगर जब कैप्चर किया जा रहा है तो हमारे लॉज स्ट्रिक्ट होने चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई हर कंट्री आपस में लड़ाई कर रही है, ये तो हमारे यहाँ की इशू था, ये तो हमारे यहाँ का इशू था, ताकि इनको एक सही तरीके से जो सबक है वो सिखाया जा सके। ओके, चलिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं एक नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में विच इज़ दी इन द डॉक। मार्क जुकरबर्ग CEO ऑफ मेटा, पेरेंट कंपनी ऑफ फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इन्होंने एक अपॉलॉजी यहाँ पर रिलीज करी है ड्यूरिंग हिज 8th अपीयरेंस बिफोर द US कांग्रेस। यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं एक बच्चे के, ये एक्सपीरियंस कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बच्चे को अब्यूज़ किया जा रहा है और इसी को ध्यान में रखते हुए जुकरबर्ग ने एक अपॉलॉजी लेटर यहाँ पर प्रेजेंट किया है। इसमें उन्होंने बताया कि भाई किस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग मेटा जो बच्चे होते हैं उनको टारगेट करते हैं, किस तरीके से बहुत सारे जो माइनर्स हैं स्पेशली फीमेल्स ये हैरेसमेंट फेस करती है, नॉट अलोन ऑन मेटा बट ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म ऑल्सो।
और साथ में यहाँ पर बात करी कि देखिए हमें माइनर्स को ग्रूमिंग करने की आवश्यकता है, इसकी वजह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग बढ़ रही है, सीरियस थ्रेट यहाँ पर बच्चों को देखने मिल रहे हैं। इंडिया में ही अगर हम बात करें तो 600 मिलियन स्मार्टफोन यूज़र्स हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा आपको टीनेजर देखने मिल जाएंगे। और अगर हम एनसीआरबी के डेटा की बात करें तो 28% माइनर हमारे यहाँ सेक्शुअल अब्यूज़ फेस करते हैं। इंडिया में भी अगर हम बात करें तो रिपोर्टेड 38,911 चाइल्ड रेप हमें देखने मिले हैं, जिसमें 3500 केसेस केवल और केवल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ड्यूरिंग ऑनलाइन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो यूएस और यूरोप के अलावा इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट हो जाता है मेटा के लिए, और ऐसे में बहुत अर्जेंट मेजर्स हमें लेने की ज़रूरत है। एज पर दी जुकरबर्ग अगर हम बात करें कि हमें बच्चों को एजुकेशन देनी होगी, अवेयरनेस कैंपेन्स लगाने होंगे, ताकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इस तरीके का जो एक्सप्लॉयटेशन होता है उससे बचा जा सके। चलिए एनसीआरबी की बात करें तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एक एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत, जो कि एक नोडल एजेंसी की तरह काम करती है फॉर दी ऑथेंटिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव क्राइम स्टैटिस्टिक्स एंड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इन दी कंट्री। हम इनके हेडक्वार्टर की बात करें तो ये न्यू दिल्ली में देखने के लिए मिल जाएगा। एक प्राइमरी रिपोजिटरी है जो कि एनालाइज करता है, मैनेज करता है क्राइम डेटा को, जिसे यहाँ पर डिफाइन किया गया है अंडर दी आईपीसी एंड दी स्पेशल एंड लोकल लॉस। करेंट डायरेक्टर की अगर हम बात करें तो विवेक गोगोया जो कि आईपीएस हैं, वो यहाँ पर अभी इसको लीड कर रही हैं। चलिए, तो ये थे आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। बात करते हैं मेंस के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। सो हियर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। वन क्वेश्चन इज रिलेटेड विद द मनी लॉन्ड्रिंग। दूसरा सवाल आपसे बात कर रहा है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को लेकर। व्हाट ऑल यू हैव टू डू, जस्ट राइट द आंसर, क्लिक द फोटोग्राफ एंड अपलोड इट ऑन द गिवन लिंक बिलो। साथ ही आपको डीएनआर से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप मुझे pragyaPandey@rawsacademy.in पर मेल भी कर सकते हैं। So thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback and also press the subscribe button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you soon.